गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है दोष दूष से आदि विज्ञानम अध्याय का थर्ड टॉपिक, जो किया है हमारा दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव। ठीक है, तो इसके पहले हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोग निदान, मतलब रोग निदान का परिभाषा और रोग निदान का महत्व। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमने देखा ना सामान्य निदान, सामान्य लक्षण ऑफ दोष वृद्धि, दोष क्षय और दोष का प्रकोप। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव। तो ये है हमारा दोष धातु का आश्रय आश्रयी भाव। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट के अनुसार या आचार्य वाग्भट ने बताया कि वात आदि दोषों तथा रस आदि धातुओं में आश्रय एवं आश्रयी संबंध होता है। ठीक है, उन्होंने इसका वर्णन कहते हुए बताया कि तत्र अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तेन एसाम आश्रय आश्रयाणाम मिथा। एक बार फिर से बोलता हूँ, तत्र अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तेन एसाम आश्रय आश्रयाणाम मिथा। ठीक है, अर्थात जो वायु का स्थान बताया है या वायु का जो आश्रय बताया है वो अस्थि है। ठीक है, पित्त का जो आश्रय बताया गया है वो है रक्त, तथा श्लेष्मा का जो आश्रय बताया गया है वो बाकी धातुएं और मल। ठीक है, जिसमें रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र और पुरुष आता है। ठीक है, एक बार हम टेबल के उसमें देख लेते हैं। ये देखिए, वात अस्थि पर आश्रित है, पित्त श्वेत व रक्त पर आश्रित है तथा श्लेष्मा रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष पर आश्रित है। यहाँ पे आश्रय तथा आश्रय। ठीक है, तो वात, पित्त और श्लेष्मा, वात पित्त का आश्रयी हैं और जहाँ ये रहते हैं वो आश्रय कहलाता है। ठीक है, तो वात जो होता है वो अस्थि में आश्रित करता है, पित्त जो है उसका आश्रय जो है स्वेद और रक्त है, श्लेष्मा का रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष आदि आश्रय है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आश्रय और आश्रयी, दोषों का आश्रय और आश्रयी। इसके बाद जो वर्णन दिया गया है वो बताता है कि रक्त के स्वधर्मी द्रव्यों का सेवन करने से पित्त की भी वृद्धि होती है। अगर रक्त के समान या समान धर्म वाले द्रव्यों का हम सेवन करते हैं तो पित्त की भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार औषधि या आहार विहार के आश्रय को क्षीण करता है तो वह आश्रयों को भी क्षीण करता है। ठीक है, तो ऐसे औषधि या आहार विहार जो आश्रय को क्षीण करता है, जहाँ दोष रह रहे हैं तो वो दोषों को भी क्षीण करता है या आश्रय को क्षीण करता है, आश्रय को क्षीण। जैसे रक्त बढ़ाने वाले द्रव्यों से पित्त स्वतः बढ़ जाता है, वह रक्त घटाने वाले द्रव्यों से पित्त भी घट जाता है। ठीक है, यही है दोष धातु का आश्रय आश्रयी भाव। परंतु एक एक्सेप्शन दिया गया कि अस्थि व वायु में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि अस्थि की वृद्धि करने वाले द्रव्यों में तर्पण गुण की प्रधानता होती है। जो भी द्रव्य अस्थि की वृद्धि करते हैं उसमें जो द्रव्यों में जो गुण होता है वो तर्पण गुण होता है। ठीक है, जबकि जिसमें कफ दोष की प्रधानता रहती है, जिससे कफ दोष बढ़ता है तथा वात दोष घटता है। सेकेंड उदाहरण दिया गया है कि रूक्ष, तिक्त, कटु, कषाय, अपतर्पण, लंघन द्रव्य वात वृद्धि करते हैं। रूक्ष, तिक्त, कटु, कषाय, अपतर्पण, लंघन द्रव्य वात की वृद्धि करते हैं या वात दोष की वृद्धि करते हैं या वात दोष को बढ़ाते हैं, परंतु अस्थि का क्षय करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वात दोष को बढ़ा रहे हैं। तथा अस्थि की वृद्धि स्निग्ध, मधुर, अम्ल, लवण व ब्रेहण द्रव्यों से होती है। तथा अस्थि की वृद्धि स्निग्ध, मधुर, अम्ल, लवण व ब्रेहण द्रव्यों से होती है, परंतु इन्हीं द्रव्यों से वात का क्षय होता है। ठीक है, तो वात दोष का आश्रय और आश्रय जो स्थान बताया गया है वो विपरीत है। अगर वात दोष बढ़ रहा है तो अस्थि का क्षय हो रहा है, अगर अस्थि का वृद्धि हो रही है, अस्थि की वृद्धि, तो वात दोष का क्षय होता है। ठीक है, अब देखते हैं आश्रय आश्रयी भाव का चिकित्सात्मक महत्व। ठीक है, तो पहला जो बताया गया कि व्याधि की साध्य असाधुता का ज्ञान। यदि प्रकोपित दोष अपने आश्रय पर दृष्टि नहीं करें, यदि प्रकोपित दोष अपने आश्रय पर दृष्टि नहीं करे, मतलब जहाँ पे रहते हैं, जैसे
पित्त का हो गया रक्त, अगर वो उस आश्रय को दुष्टि या रक्त को दुष्टि नहीं कर रहे हैं तो, और अन्न या परंतु बल्कि अन्न दोष के आश्रय में जाकर रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो रोग होगा वो सुखसाद कहलाएगा। चरक ने सुखसाद रोग के लक्षण इस प्रकार बतलाए हैं। तो चरक ने सुखसाद के लक्षण जो बतलाए हैं वो है, चरक सूत्र अध्याय 10वें में बताया जो कि है, न चातुल्य गुणो दूष्यो न दोषा प्रकृति भवेद। न चातुल्य गुणो दूष्यो न दोषा प्रकृति भवेद, अर्थात दोष व दूष अर्थात आश्रय समान गुण वाले न हो तो रोग सुख साध्य होता है। ठीक है, उदाहरण में दिया गया है कि अनुसंगी रोग एक क्षुद्र रोग है। अनुसंगी जो रोग है एक क्षुद्र रोग है जिसमें कफ दोष अस्थि को दूषित करता है, इसलिए इसमें रुजा कम होती है, अतः सुख साध्य होता है। तो ये हो गया हमारा व्याधि, पहला हो गया आश्रय आश्रय भाव का चिकित्सात्मक महत्व में पहला। इसका जो वर्णन और दिया गया है कि वो है कि साध असाध अवस्था में अपवाद, जो कि है प्रमेह तुल्य दुष्यता सुख साध्यस लक्षणम। प्रमेह रोग कफ दोष की दृष्टि से उत्पन्न होता है। जो प्रमेह रोग होता है वो कफ दोष की दृष्टि से उत्पन्न होता है। प्रमेह रोग के 10 दोष या आश्रय होते हैं, और प्रमेह रोग के 10 दोष से होते हैं और या आश्रय होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्णन दिया गया है आचार्य चरक ने दिया है, चरक निदान स्थान चौथे में, वो है कि बाह्य बद्धम मेदो मौसम शरीरज क्लेद शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसच्चा ओजा संख्यात इति दोष विशेषा। एक बार फिर से बोलता हूँ, बाह्य बद्धम मेदो मासम शरीरज क्लेद शुक्र शोणितम वसा मज्जा लसिका रसच्चा ओजा संख्यात इति दोष विशेषा। ठीक है, तो जो प्रमेय के बारे में बताया गया कि प्रमेय में अधिकांश कफ के आश्रय होते हैं, उसके बावजूद भी कफज प्रमेय साध्य होता है, जबकि पित्तज प्रमेय व वातज प्रमेय इन दूषियों के समान न होने पर भी असाध्य होता है। प्रमेय के अपवाद होने की पुष्टि, प्रमेय के अपवाद होने की पुष्टि बताई गई कि प्रमेय रोग के निदान गुरु मधुर क्लीन द्रव्य भोजन होते हैं। इन निदानों का सेवन करने से प्रमेय कफज प्रमेय जैसे इच्छु बालिका में या उदक में उत्पन्न होता है। निरंतर निदानों का सेवन करने से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता चला जाता है, परंतु शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे कोशिकाएं प्रोटीन व फैट को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती हैं, जिससे कीटोन या एसिटोएसिटिक ईस्टर एसीटोन्स या ब्यूटारिक एसिड का निर्माण होता है। यह अम्ल भावों को प्राप्त प्रमेय पित्तज प्रमेय को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो प्रमेय रोग का निदान है वो या प्रमेय रोग के निदान जो हैं वो गुरु मधुर क्लीन द्रव्य भोजन करने से होते हैं। अगर यदि इन द्रव्यों का या इन आहारों का निरंतर सेवन किया जाए तो कफज प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कफज प्रमेय उत्पन्न हो जाता है, जैसे इच्छु बालिका में या उदक में। ठीक है, निरंतर इन निदानों का सेवन करने से रक्त में जो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर या लेवल बढ़ता जाता है, जबकि कोशिकाओं मतलब सेल्स में ग्लूकोज की आपूर्ति बनी रहती है, जिससे कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोटीन व फैट को तोड़कर या ब्रेक करके ऊर्जा या एनर्जी को प्राप्त करते हैं, जिससे केटोन्स या कह सकते हैं एसिटोएसिटिक ईस्टर एसीटोन्स या ब्यूटारिक एसिड का निर्माण होता है और यह अम्ल भाव को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल भाव को प्राप्त करने से पित्तज प्रमेय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यही प्रोटीन व फैट की लगातार कोशिकाओं द्वारा प्रयोग होने के कारण शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे रोगी कृश हो जाता है, अंततः वातज प्रमेय के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं या असाध्य प्रमेय हैं। ठीक है, और यही पित्तज प्रमेय के बाद अगर यही कोशिकाएं प्रोटीन व फैट को लगातार ब्रेकडाउन कर रही हैं, जिसके कारण शरीर में प्रोटीन व फैट की कमी हो जाती है, जिससे रोगी जो होता है पतला हो जाता है या कृश हो जाता है, तथा उसमें वातज प्रमेय के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तथा ये जो वातज प्रमेय है वो असाध्य प्रमेय हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड बताया गया कि काल रोगी प्रकृति देश आदि भी यदि दोष व उनके आश्रय के समान हो तो रोग निश्चित रूप से असाध्य हो जाएगा। ठीक है, अगर काल रोगी प्रकृति जैसे वातज पित्तज और कफज देश आदि भी, ठीक है, जांगल अनूप आदि भी यदि दोष व उसके आश्रय के समान हो
यदि दोष के समान हो, वात दोष के या पित्त दोष के या उसके आश्रय के समान, जैसे रक्त या स्वेद या अस्थि के समान हो, तो रोग जो होता है वो निश्चित रूप से असाध्य हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप जो बताया गया वो है कि रक्त पित्त रोग में आश्रयी दोष पित्त है। रक्त पित्त जो रोग है उसमें आश्रयी जो दोष है वो पित्त है, वह आश्रय दोष से रक्त है। ठीक है, जो आश्रय है वो रक्त है और आश्रय है जो पित्त है। यदि रोगी की प्रकृति पित्तज व रोग शरद ऋतु में उत्पन्न हुआ है तथा रोग कफ पित्त प्रधान आनूप देश में उत्पन्न हुआ है, तो यह रोग रक्त पित्त रोग निश्चित रूप से असाध्य होता है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बताया गया था कि काल, रोगी, प्रकृति, देश आदि भी यदि दोष व उसके आश्रय के समान है तो जो रोग होता है वो असाध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रक्त पित्त रोग हुआ है, अगर वो रोगी क्या प्रकृति, अगर जिस रोगी को हुआ है या जिस व्यक्ति को हुआ है उसकी जो प्रकृति है वो पित्तज हो और उसको जो रोग हुआ है वो शरद ऋतु में हुआ हो तथा उस जो देश से वो आया है वो आनूप देश हो या कफ पित्त प्रधान दोष हो, तो जो उसका रक्त पित्त रोग रहेगा वो निश्चित ही रूप से असाध्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड जो है कि चिकित्सा निर्धारण हेतु भी आश्रय संबंध का महत्व है। जैसे वात का आश्रय अस्थि है, वात की प्रधान चिकित्सा बस्ती है। ठीक है, जो वात का जो आश्रय है वो अस्थि है और वात का जो प्रधान चिकित्सा है वो बस्ती है। अतः अस्थि प्रदोषज विकार में भी बस्ती कर्म का निर्देश दिया गया या किया गया है। ठीक है, तो अगर अस्थि प्रदोषज विकार उत्पन्न हुए हैं शरीर में तो हमें बस्ती कर्म का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जो छोटा सा कोटेशन दिया गया है वो है कि सर्ववात विकाराणाम तैलान अन्यतः मतलब स्नेहवात सामक है। किसी भी सर्ववात सभी वात विकारों में तैल मतलब स्नेह या तेल का उपयोग करना चाहिए, तेल का प्रयोग करना चाहिए। मतलब बताया गया कि स्नेह जो या तैल वात सामक होता है, इसलिए अस्थिगत वात में बाह्य अभ्यंतर स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सभी वात का विकारों की शांति या शमन हो जाते हैं। ठीक है, चौथा जो पॉइंट बताया गया है वो है कि पित्त का आश्रय रक्त है। पित्त का जो आश्रय होता है वो रक्त है, अतः रक्त पित्त में दोनों के शमन के लिए शीतल चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। पांचवा जो बताया कि कफ का आश्रय मांस, मेद आदि हैं, इसलिए अति स्थल में लेखन चिकित्सा रूप में कर्षण चिकित्सा जैसे लेखन महाकषाय की बस्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अति स्थूलता में कर्षण चिकित्सा की जाती है जिसमें लेखन महाकषाय की बस्ती का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया दोष धातु आश्रय आश्रय भाव। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम धातु क्षय वृद्धि लक्षण व प्रदोषज विकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम रस धातु क्षय वृद्धि उसके प्रदोषज विकार देंगे, उसके बाद रक्त धातु, ऐसे हम सारी धातुओं के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक होकर ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।